भाग 42। विविधा ने विक्रम को चुप देखा तो नाराज हो बोली, यहाँ इतनी बड़ी टेंशन वाली बात बता रही हूँ मैं तुम्हें और तुम हो कि इत्मीनान से बैठे हो। विक्रम बोला, तो क्या करूं, तुम ही बता दो। विविधा बोली, लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। आरुषि और काका का क्या होगा। अपने बारे में ना सही लेकिन हमारे बारे में तो सोचो। कहते हुए विविधा की आंखें नम हो गईं। विक्रम ने यह देखा तो जल्दी से उठकर उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा ना तुम्हें कि कल्पना से बदला लेने के बाद खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर क्यों इतना सोच रही हो। अपने ड्रैकुला पर इतना भरोसा नहीं है तुम्हें। विविधा सुबकते हुए बोली, भरोसा है लेकिन वो कल्पना भी कम खतरनाक नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि उस कल्पना को जान से मार दूं। विक्रम सोचने का नाटक करते हुए बोला, इससे तो तुम जेल में चली जाओगी, फिर मेरा क्या होगा। हाँ, मेघा है ना, वो तो वैसे भी मेरे लिए तरस रही है। विविधा रोना छोड़ गुस्से से उसे देखने लगी और अगले ही पल उसने विक्रम के हाथों को खुद के चेहरे से हटा उसकी बाजू पर 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। पता था मुझे तुम महिषासुर हो। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, समझे। विक्रम हंस दिया, हाँ मेरी बैंडेड क्वीन। विविधा बोली, तो बताओ क्या सोचा है तुमने अपनी सेफ्टी का। विक्रम बोला, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा मुझे। कल्पना के अलावा कुछ बिजनेस राइवल्स भी हैं जिन्हें मैं जरा भी पसंद नहीं, लेकिन कभी कोई कुछ बिगाड़ पाया क्या। मैं सारी चीजें सोचकर चलता हूं, लेकिन मेरी मौत जब लिखी होगी तब होकर ही रहेगी और फिर तब कोई भी सेफ्टी काम नहीं आती। बेहतर होगा कि रोज डर डर कर लंबी जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक छोटी लेकिन खुशहाल जिंदगी जीना। मैं सही कह रहा हूं ना। विविधा ने हां में सिर हिला दिया। कल्पना ने गुस्से में अपना फोन सोफे पर फेंक दिया। अब ये मुसीबत कहां से आ गई। इसे भी अभी टपकना था मेरी जिंदगी में, और इसे मेरी सच्चाई कैसे पता चली कि मैंने इसके पापा को धोखा दिया था और मैं पहले ही कई शादियां कर चुकी हूं। एक बार विक्रम का काम तमाम हो जाए फिर इस पीयूष को भी देख लूंगी। कल्पना यह सब बड़बड़ा रही थी कि अजीत थका हारा वापस घर लौटा। वह सोफे पर धम से गिर गया और कल्पना को यूं बड़बड़ाते देख बोला, अब क्या हो गया। किसकी शामत आ गई जो कल्पना को टेंशन दे रहा है। कल्पना ने उसे गुस्से से देखा, फिर अगले ही पल सोचने लगी कि शायद अजीत ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सके। वह रोनी सूरत बना अजीत के पास आ बैठी। देखो ना अजीत, दुनिया मुझे सुकून से जीने ही नहीं देती। मुझे चोट लगी हुई है इस वक्त, लेकिन फिर भी मुझे परेशान करने लोग पता नहीं कहां कहां से निकल आते हैं। अजीत गंभीर हो बोला, बात क्या है। कल्पना बोली, पहले से ही ये विक्रम कम था जो अब पीयूष भी वापस लौट आया है। अजीत चौंका, पीयूष। कल्पना बोली, एक तरफ तुम कहते हो कि मुझे प्यार करते हो और वहीं दूसरी ओर तुम्हें मेरे सौतेले बेटे का नाम तक नहीं मालूम। अजीत बोला, अब कोई एक हो तो याद रखूं। शायद तुम्हें खुद ही याद नहीं होगा कि तुम्हारे कितने हस्बैंड और कितने सौतेले बच्चे हैं। और प्लीज तुम तो ये बात कहो ही मत, क्योंकि तुम्हें तो खुद की ही बच्ची का नाम याद नहीं। कल्पना बोली, अच्छा ठीक है, अब आगे तो सुनो कि क्या हुआ। अजीत सोफे पर पीठ टिकाकर लेट गया। सुन रहा हूं। कल्पना बोली, राजेंद्र के बाद मैंने जिस बुड्ढे से शादी की थी उसका बोल रही हूं। वह काफी कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। उस बुड्ढे के मरने के बाद
बची खुची जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे पास भी आया था। मेरा सौतेला बेटा अब्रॉड में शिफ्ट हो गया था और मैं उन पैसों से तब तक एंजॉय करती रही जब तक वो खत्म नहीं हो गए। हर बार की तरह ही मैंने उस बुड्ढे को झूठी कहानियां सुनाई कि मेरा कोई अतीत नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन सच तो यही था कि उस वक्त भी मैं राजेंद्र की पत्नी थी, तो उस हिसाब से पीयूष के पापा के साथ मेरी शादी गैर कानूनी थी। पता नहीं कहां से उस पीयूष को ये बात पता चल गई है और वह वापस इंडिया आ गया है। उसने मुझ पर केस कर दिया है कि उसके पापा की बीवी होने के नाते मुझे जितने पैसे मिले थे वो मैं वापस लौटा दूं, और वक्त सिर्फ 1 हफ्ते का ही दिया है मुझे। अगर मैं उसके पैसे 1 हफ्ते में नहीं लौटा पाई तो मुझे जेल हो जाएगी। अब तुम ही बताओ कि मैं कहां से इतने पैसे लाऊं? अजीत बोला, ये तो होना ही था। तुमने अपने फायदे के लिए इतने ज्यादा जाल बुने थे कि आज तुम खुद ही उसमें उलझ कर रह गई हो। कल्पना बोली, मैं अपनी फितरत नहीं बदल सकती, फिर चाहे इसके लिए आबाद हूं या बर्बाद। कल्पना जब इतने सालों तक किसी के लिए नहीं बदली तो अब भी नहीं बदलेगी। अजीत बोला, मुझसे क्या चाहती हो? कल्पना हंस दी और उसके गले में अपनी बाहें डाल बोली, तुम थके हुए हो, जाओ जाकर आराम करो। मैं आज खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अजीत बोला, और इस मेहरबानी की वजह? लेकिन कल्पना उसकी बात का जवाब दिए बिना ही किचन में चली गई। वहां उसने खाना बनाने का आधे से ज्यादा काम तो नौकर से ही करवाया था। कोई उसका इतना भी अजीज नहीं था दुनिया में जो वह उसके लिए मेहनत करे। कल्पना को सिर्फ खुद से प्यार था। कुछ वक्त बाद अजीत जब खाना खाने बैठा तो खाने का अमूमन हर रोज जैसा स्वाद पाकर वह समझ गया कि कल्पना ने इस खाने में कितनी मेहनत की होगी। कल्पना उसे चुपचाप खाते देख बोली, अजीत, इस पूरी दुनिया में केवल तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, और ना जाने कितनी बार तुमने मुझे मुसीबतों से बाहर निकाला भी है। तो प्लीज इस बार भी मदद करो ना मेरी। मेरे हिस्से के पैसे तुम पीयूष को चुका दो। अजीत जानता था कि कल्पना कुछ ऐसा ही बोलेगी। वह फीकी सी हंसी हंसता हुआ बोला, तुमसे कुछ छुपा नहीं है कल्पना। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस बुरे दौर से गुजर रहा हूं। उस विक्रम ने लगभग खत्म सा कर दिया है मेरे बिजनेस को। कहां से पैसे लाकर दूं मैं तुम्हें? कल्पना कुछ सोचकर बोली, एक रास्ता है। अजीत बोला, क्या? कल्पना बोली, तुम अपने इस बड़े से घर को बेच सकते हो या फिर अपना सड़क पर आता बिजनेस उसे दे दो ताकि मेरी जान तो छूटे। अजीत यह सुन चौंक गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर इन दोनों में से एक भी बेचा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। कल्पना बोली, बच्चों की तरह रोना बंद करो। ये बस कुछ दिनों की बात है। एक बार मेरे हाथ में विक्रम की आधी जायदाद आ जाए तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत दे दूंगी। अजीत बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए इस हद तक चला जाऊंगा? कल्पना बोली, क्योंकि तुम प्यार करते हो ना मुझे। क्या मुझे जेल जाते हुए देख सकोगे? अजीत बोला, अच्छा ठीक है, मैं पीयूष से तुम्हें बचाने के लिए अपना घर या बिजनेस बेच भी दूं, तो क्या उसके बाद तुम ये षड्यंत्र भरी जिंदगी जीना छोड़ मेरे साथ कहीं दूर चलोगी? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जहां हमारे पास भले ही पैसे ना हो लेकिन एक दूसरे का साथ जरूर होगा। कल्पना बोली, तुम पागल हो? कितनी बार कहा है मैंने कि कहीं नहीं जाने वाली। अजीत बोला, तुम मुझसे भी उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। कल्पना बोली, लेकिन तुम प्यार करते हो ना मुझसे? अगर प्यार किया है तो निभाओ भी। अजीत बोला, और तुम्हारा क्या?
कल्पना बोली, मैंने कभी तुम्हें नहीं चाहा, तो फिर क्यों इसकी कीमत चुकाऊंगी? अजीत बोला, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। अजीत अब और इमोशनल फूल नहीं बनेगा। कहकर वो उठ अपने कमरे में चला गया। कल्पना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, कल तक जो मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ रहा था, आज मुझे ऐसे मदद करने से मना कर रहा है। पर निकलने लगे हैं। मजबूरी है कि यहां रहना पड़ रहा है, वरना इसे मैं कुछ दिनों से ज्यादा झेल ही नहीं सकती। जी तो करता है कि सबसे पहले इसे ही खत्म कर दूं, लेकिन क्या करूं? एक यही है जो बुरे वक्त में मेरा साथ देता है, इमोशनल फूल। कल्पना अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि कैसे खुद को जेल जाने से बचाए, क्योंकि एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कहां से लाएगी वो। अब तो बस एक ही रास्ता है कि इस एक हफ्ते के अंदर विक्रम को रास्ते से हटाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेना और उस पीयूष के मुंह पर उसके पैसे फेंक कर मारना। विक्रम ने विविधा को घर जाने को कहा। तुम घर पहुंचो, मैं आता हूं। वह अपनी सीट पर जाने को हुआ कि विविधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं यहीं रुक जाऊं प्लीज? विक्रम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लेकिन तुम यहां क्या करोगी रुककर? विविधा बोली, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूं। पूरा दिन तो तुम्हारा काम में ही निकल जाता है, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं बचता। तुम अपना काम करते रहो, मैं बस चुपचाप बैठी रहूंगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। विक्रम उसकी बातें सुन हल्के से मुस्कुरा दिया। ठीक है। वह वापस अपने काम में लग गया। विविधा एक तरफ रखे सोफे पर आराम से बैठ गई और विक्रम को देखने लगी। वह इस वक्त एकदम प्रोफेशनल हो गया था। विविधा उसके हाव भावों को नोटिस कर रही थी। वह हर रूप से उसे प्यारा ही लगता था। विक्रम भले ही अपने काम में उलझा हुआ था, लेकिन वह बीच बीच में विविधा की ओर देखना नहीं भूलता था कि वह क्या कर रही है। हर बार विविधा की नजर उसे खुद पर ही टिकी मिलती। विविधा अब उठकर खड़ी हो गई और ग्लास वॉल से कर्टन हटाकर बाहर की ओर देखने लगी। विक्रम लैपटॉप से नजरें हटाकर उसकी ओर देखने लगा। विविधा इत्मीनान से खड़ी हुई थी कि कुछ देर बाद उसे अपने पीछे विक्रम के खड़े होने का एहसास हुआ। विक्रम ने धीरे से उसके कान में कहा, मैं कुछ सोच रहा हूं तुम्हारे लिए। विविधा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या? विक्रम बोला, हमारी शादी अचानक हो गई और उससे पहले हमें लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं थी, तो मैं सोच रहा हूं कि आज तुम्हें डेट पर ले चलूं। विविधा यह सुन पहले तो खुश हो गई, फिर शक भरी नजरों से बोली, तुम मजाक कर रहे हो? विक्रम बोला, बिल्कुल नहीं। विविधा अब खुशी से उसके गले लग गई। विक्रम बोला, तो अब तुम घर जाओ और रेडी हो जाओ। विविधा बोली, हाँ, और आरुषि काका को भी तैयार होने को बोल देती हूं। विविधा वहां से जाने को हुई कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ मैं और तुम। विविधा बोली, लेकिन उन लोगों को ऐसे छोड़ना। विक्रम बोला, वो दोनों समझदार हैं। इस संडे को हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे, आज की एवज में। ओके? विविधा बोली, ओके। वह जल्दी से घर के लिए निकल गई। विक्रम वापस अपनी चेयर पर बैठ गया कि पीयूष का फोन आया। तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने अपना काम कर दिया है और अब तक तो मेरे लॉयर ने कल्पना तक खबर पहुंचा भी दी होगी। विक्रम बोला, ये तो अच्छी बात है। पीयूष ने बोला, मैंने मिस्टर सिंह मानसी जी को भी बोल दिया है कि वो अपना प्लान शुरू कर दे। विक्रम बोला, हाँ, कल्पना के फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं मुझे, तो प्लीज ये सब कुछ रिकॉर्ड जरूर करना। मैं उसकी चीखें सुनने को बेताब हूं। पीयूष हंस दिया, अकेले तुम ही नहीं, हम तीनों भी बेताब हैं, तभी तो अपना सारा काम धाम छोड़कर उसे सबक सिखाने के लिए यहां बैठे हैं। विक्रम बोला,
तो फिर मैं अपना काम करता हूं और तुम तैयार रहना। पीयूष बोला, मैं तुम्हारे डिटेक्टिव के साथ गाड़ी में बिल्कुल तैयार बैठा हूं। मिस्टर अजीत के घर से कुछ ही दूरी पर हूं। विक्रम बोला, ओके, ऑल द बेस्ट। पीयूष बोला, थैंक्स। विक्रम ने कॉल कट कर अजीत के एक इन्वेस्टर को कॉल किया और उसे फौरन ही किसी बहाने से घर से दूर बुलाने को कहा। इन्वेस्टर ने वैसा ही किया और जरूरी काम के बहाने अजीत को घर के बाहर बुला लिया और कम से कम घंटे भर तो उसे उलझाए ही रखा। कुछ ही देर में अजीत घर से निकलकर गाड़ी में बैठ चला गया। कल्पना अब घर में अकेली थी। पीयूष ने विक्रम को मैसेज छोड़ दिया कि कल्पना अब अकेली है, वो अपना प्लान शुरू करने जा रहे हैं। यह मैसेज पढ़कर विक्रम मुस्कुरा दिया। विक्रम मार्केट के लिए निकल गया और एक बड़ा ही खूबसूरत सा गाउन खरीदा। विविधा को उस गाउन में देखने की कल्पना मात्र से ही वह मुस्कुरा उठा। डिटेक्टिव ने प्राइवेट नंबर से कल्पना को फोन किया। क्या आप कल्पना बोल रही हैं, मिस्टर सिंह की एक्स वाइफ? कल्पना चौंकी कि यह कौन है जो इतने सालों बाद उसके बारे में पूछ रहा है। हाँ, मैं कल्पना बोल रही हूँ, मिस्टर सिंह की एक्स वाइफ। आप कौन? डिटेक्टिव बोला, मैं मिस्टर सिंह का लॉयर बोल रहा हूँ। आपको बताना था कि मिस्टर सिंह की डेथ हो गई है। उन्होंने अपनी वसीयत छोड़ी है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम भी है। यह सुनते ही कल्पना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सच? कितनी प्रॉपर्टी है और कब मिलेगी? डिटेक्टिव बोला, कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको आपके 10 करोड़ मिल जाएंगे। यह सुनकर कल्पना भौचक्की रह गई। वह सोचने लगी कि इन पैसों में से तो मैं पीयूष के पैसे भी वापस कर दूंगी और वापस करने के बाद भी 1.5-2 करोड़ बच जाएंगे और फिर विक्रम की भी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लगता है रमन मरने तक मुझे अपने दिल से निकाल नहीं पाया, तभी इतना मेहरबान हुआ है। वह दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, मिस्टर सिंह बहुत अच्छे आदमी थे सच में। हाँ, हमारी आपस में नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें दोष दूं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा उनकी मौत की खबर सुनकर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। डिटेक्टिव बोला, अच्छा, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? कुछ पेपर साइन करवाने थे आपसे। कल्पना बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। डिटेक्टिव ने उसे एक एड्रेस दिया। कल्पना तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही पीयूष और वह डिटेक्टिव अपनी तिकड़म लगाकर घर का लॉक खोल उसके अंदर आ गए। उन लोगों ने घर के चारों तरफ कैमरे और साउंड सिस्टम लगा दिए ताकि कल्पना की हरकत पर नजर रख सकें और अपने प्लान को अंजाम दे सकें। उन दोनों ने जाकर कल्पना का कैमरा ढूंढा और चुपके से उसकी खिड़की खोलकर बाहर निकल गए। कल्पना डिटेक्टिव के दिए एड्रेस पर पहुंचकर इंतजार करने लगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वहां कोई नहीं आया तो कल्पना ने उसे कॉल करने का सोचा, लेकिन प्राइवेट नंबर पर वह कैसे कॉल करती। आखिरकार थक हार कर वह वापस घर लौट आई। पता नहीं कौन कमबख्त था जिसने ऐसा गंदा मजाक किया मेरे साथ। आजकल मेरे दिन बहुत ही खराब चल रहे हैं। मैं तो कितनी खुश हो गई थी कि चलो फाइनली मेरी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। कल्पना अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा पीयूष मुस्कुरा रहा था। जब उसने कल्पना का ध्यान दूसरी ओर देखा तो उसने चुपके से कमरे के अंदर खिड़की के रास्ते एक नकली कटा हुआ हाथ फेंक दिया और छुप गया। हाथ के गिरने की आवाज सुनकर कल्पना उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी कि आवाज कहां से आई है। उसकी नजर जब उस कटे हुए हाथ पर पड़ी तो वह बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से कमरे से निकलकर सिटिंग एरिया में आ गई। इस वक्त घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं था और उसका फोन भी अंदर कमरे में ही रह गया था। कल्पना की हिम्मत नहीं हो रही थी वापस कमरे में जाने की। वह डरी हुई सी सोच ही रही थी कि क्या करे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुन कल्पना पहले तो एक बार को डर गई, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद अजीत लौट आया है। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो अपने सामने मिस्टर सिंह को किसी भूत की तरह का गेटअप बनाकर खड़े पाया। कल्पना उन्हें देखकर डर कर चीख पड़ी।
तुम यहाँ कैसे? तुम तो विदेश में। मिस्टर सिंह डरावनी हंसी हंसने लगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुमने मुझे जो जख्म दिया था मैं उसे कभी नहीं भूल पाया और तुमसे बदला लेने के लिए मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है। कल्पना ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इसका मतलब यह सच में मर गया? मिस्टर सिंह भयानक आवाज में बोले। दरवाजा खोलो कल्पना, अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा। कल्पना की जान हलक में अटकने लगी थी। वह इधर उधर छिपने की कोशिश कर रही थी। दिमाग सुन्न पड़ गया था। घर के बाहर दूसरी ओर छिपकर खड़ी मानसी मिस्टर सिंह के भूत वाले लुक को देख धीरे धीरे हंस रही थी। वह खुश थी कि उसके द्वारा मिस्टर सिंह पर किया गया घोस्ट मेकअप कल्पना जैसी चुड़ैल को डराने में कामयाब रहा। इस औरत का यही हाल होना चाहिए था। ये इसी लायक है। मिस्टर सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कल्पना को अपनी भयंकर आवाजों से डराने में। दूसरी ओर कल्पना की कमरे में गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर पीयूष उसके कमरे में गया और कटा हुआ हाथ उठा वह जगह साफ कर बाहर निकल गया। अब मानसी और पीयूष भी माहौल को डरावना बनाने के लिए घर की खिड़कियों पर जोर जोर से थपथपाने लगे। रमन की डरावनी आवाज और अब खिड़कियों को जोर जोर से पीटने की आवाज सुनकर कल्पना की हालत और खराब हो गई। कुछ समय बाद मानसी को अजीत की गाड़ी आती दिखी तो मिस्टर सिंह और पीयूष को इशारा कर दिया। दोनों चुपके से वहां से खिसक गए। तीनों दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से दूर निकल गए। कल्पना की हालत याद कर उनकी हंस हंस कर हालत खराब हो रही थी। वह कल्पना जिसने उन्हें इतनी तकलीफ दी थी, आज उसे डर से चीखते हुए देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। डिटेक्टिव जो अलग गाड़ी में था, विक्रम को मैसेज किया कि काम हो गया है और कल्पना के घर में लगे कैमरास को उसके फोन से भी कनेक्ट कर दिया गया है। अब आप भी सब देख सकते हैं। विक्रम बोला, थैंक्स। अजीत जब दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे घर के अंदर से कल्पना की चीखने की आवाजें सुनाई दी। वह बोलती है, चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ। कल्पना चिल्ला रही थी और रो रही थी। अजीत यह सब सुनकर चौंक गया कि इसे क्या हुआ है, यह पागलों की तरह क्यों चीख रही है। क्या कोई अंदर है जो कल्पना को नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया। कल्पना, कल्पना, क्या हुआ है? कौन है अंदर तुम्हारे साथ? दरवाजा खोलो। लेकिन कल्पना इतनी डर गई थी कि उसे लग रहा था कि रमन ही अजीत की आवाज में बोल रहा है ताकि वह दरवाजा खोल दे और रमन उसे मार सके। अजीत ने देखा कि कल्पना तो दरवाजा खोलने को राजी ही नहीं है, तो खुद के पास मौजूद डुप्लीकेट चाबी का ध्यान आया। उसने फटाफट चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन यह क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं था। अजीत को कल्पना के सिसकने की आवाज आ रही थी। जब वह उस ओर बढ़ा तो देखा कि कल्पना एक सोफे के पीछे छुप कर बैठी हुई थी। अजीत ने उसे उठाया। क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कौन था यहाँ जो तुम्हें मारना चाहता था? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। इस तरह छुपकर बैठने का क्या मतलब है? कल्पना बोली। वह भूत था। अजीत एक बार फिर चौंका। भूत? कौन भूत? कल्पना बोली। रमन, मैंने सबसे पहले जिससे शादी की थी ना, उसका भूत। वह मुझे मारने आया था। कह रहा था कि तुम्हारे दिए हर दर्द का बदला लूंगा। अजीत बोला। पर वह तो विदेश में रहता है। कल्पना बोली। हाँ, रहता था, लेकिन अभी उसकी मौत हो गई है कुछ दिन पहले ही, और अब उसका भूत मुझसे इंतकाम लेने आया है। अजीत को यह सब बड़ा अजीब लगा। तुम बहुत ज्यादा ही डर गई हो। कोई भूत वूत नहीं होता। लगता है तुमने कोई बहुत डरावना सपना देखा था जिसकी वजह से तुम्हें यह सब महसूस हो रहा है। कमरे में चलो और आराम कर लो। कल्पना को अब एकदम से याद आया कि उसने अपने कमरे में एक कटा हुआ हाथ देखा था। वह अब और भी ज्यादा डर गई और अजीत के हाथ को कस के पकड़ लिया। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां एक कटा हुआ हाथ पड़ा है, मैंने देखा है उसे। यह जरूर उस रमन की हरकत होगी। वह मुझे मारना चाहता है। अजीत बोला। होश में आओ कल्पना, कुछ भी बोल रही हो। पहले रमन का भूत
और अब कटा हुआ हाथ। कल्पना बोली, मैं सच कह रही हूं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तुम चाहो तो कमरे में चलकर देख सकते हो। अजीत झुंझलाहट से बोला, अब तो यही करना पड़ेगा, चलो अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। वह कल्पना को अपने साथ ले गया। दोनों कल्पना के कमरे में पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। अजीत के साथ साथ कल्पना भी दंग रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह बौखला उठी। अजीत, मैंने सच में यहाँ पर कटा हुआ हाथ देखा था, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करते? अजीत बोला, अगर हाथ था तो फिर कहां गया? अपने आप चलकर गायब हो गया। कल्पना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। हो सकता है कि तनाव की वजह से यह सब हो रहा हो, यह सब उसका वहम हो सकता है। अजीत बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं अपने कमरे में ही हूं। अगर दोबारा ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे बुला लेना। कल्पना बोली, हाँ। अजीत के अपने कमरे में चले जाने के बाद कल्पना बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठ गई और खुद को समझाने लगी कि वह सब उसका वहम था, लेकिन डर की वजह से उसके सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम घर पहुंचा। मानसी ने उसे फोन करके सब बताया कि वहां कल्पना के घर पर क्या क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर विक्रम हंसने लगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, फ्री होते ही मैं खुद से उसका डरा हुआ चेहरा देखना चाहूंगा। मानसी बोली, हाँ, अब तो तुम्हारा भी फोन कनेक्टेड है उसके घर के कैमराज में, तो तुम आराम से जब चाहे कल्पना को देख सकते हो। विक्रम बोला, जरूर, और थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आप तीनों ने मेरा साथ दिया। मानसी बोली, वह बस तुम्हारी नहीं, हम सबकी दुश्मन है, उससे तो हम सब मिलकर हिसाब पूरा करेंगे। विक्रम बोला, जरूर। कुछ समय बात करने के बाद फोन रखकर विक्रम घर के अंदर आया तो देखा कि दयाल काका और आरुषि शरारती निगाहों से उसे ही देख रहे हैं। यह नोटिस कर वह थोड़ा झेप गया। दयाल काका गुनगुनाते हुए विक्रम के पास आ खड़े हुए। ओ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। विक्रम गुस्से का नाटक करते हुए काका को देखने लगा। दयाल काका बोले, जाओ जाओ विक्रम बाबू, आजकल तुम एंग्री यंग मैन कम रोमांटिक हीरो ज्यादा लग रहे हो। यह सुन विक्रम और आरुषि हंसने लगे। विक्रम बोला, आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? काका बोले, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। विक्रम ने आरुषि की तरफ देखा। इनके साथ ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। दयाल काका बोले, आरुषि तुम मेरी बात सुनो, पता चला है कि हमारे घर में मौजूद एक कपल आज डिनर पर जा रहा है। आरुषि बोली, हाँ मुझे भी पता चला। विक्रम बोला, आप दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं? सीधे से मुझे कहिए ना, मैं कोई गूंगा बहरा थोड़ी ही हूं। दयाल काका हंसते हुए बोले, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि कुछ दिन तुम और विविधा घूम आओ, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। विक्रम बोला, अब आपको तो पता ही है ना कि इस वक्त मैं कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम डेट पर ही चले जाऊं, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है उसे कुछ खास खुशी नहीं दे पाया हूं। दयाल काका बोले, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, पर विक्रम थोड़ा संभल कर। विक्रम समझ गया कि दयाल काका का इशारा अजीत की कही बातों के बारे में है। आरुषि ने गुलदस्ते में लगे फूलों में से एक गुलाब का फूल निकालकर विक्रम को दे दिया। आपको पता है, भाभी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, उन्हें दे दीजिएगा, वह खुश हो जाएंगी। दयाल काका बोले, जल्दी जाओ, विविधा कब से तैयार बैठी है कि तुम्हारे साथ बाहर जाएगी, और हाँ, भगवान के लिए आज तुम दोनों लड़ना मत। विक्रम बोला, मैं कहाँ लड़ता हूँ, वही लड़ती है मुझसे। तभी कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों पर आ खड़ी हुई विविधा बोली, अच्छा, तुम्हारे तो मुंह में दही जमा रहता है ना, सारी कमियां मुझ में ही है। आरुषि और दयाल काका ने एक दूसरे को देखा। ये झगड़ा तो यहीं से शुरू हो गया।
विक्रम ने विविधा की आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़कर देखा। उसने एक खूबसूरत नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी। विक्रम ने अपने हाथ में लगे गाउन को पीछे छुपा लिया और उसे मुस्कुराकर देखने लगा। विविधा को नीचे उतरते देख दयाल काका के इशारे पर वो खुद और आरुषि चुपचाप वहां से चले गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।